मेरी मुराद मोहतरम डॉक्टर सैम न्यूटन से है। मैं आज इनका तारुफ यहाँ ज़्यादा तफसील में नहीं दे रहा हूँ कि खास वजह भी है और आज इसका कोई फेलिसिटेशन भी हम नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि सैम साहब जो है वो बहुत जल्द 3 तारीख को पीर के रोज हमारे यहाँ जो 10वीं जमात की जो आयोजित तकरीब होने वाली है उसमें बतौर की स्पीकर यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर मुझे इसके से आपका तारुफ पेश किया जाए, लेकिन आप लोग को बताने के लिए इतना काफ़ी है कि आपकी बहुत अजीब शख्सियत है और हमारी खुशनसीबी है कि सैम साहब जो है वो आज हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं सैम साहब का हमारे हेडमास्टर, हमारे स्टाफ, हमारे इदारे की जानिब से पुरज़ोर इस्तक़बाल करता हूँ और ख़ास बात ये है कि इनका ताल्लुक़ मशहूर ज़माना साइंसदान इसहाक़ न्यूटन के खानवाले से है। ये इनके ख़ानदान का एक पर जब बम्बई थाना रेलवे लाइन का काम चल रहा था तो इंजीनियर के तौर पर यहाँ हिंदुस्तान तशरीफ लाए और यहीं पर आकर वो बस गए। उसके बाद में जो है जब उनकी नस्लें आगे बढ़ी तो उसमें सैम न्यूटन जैसी शख्सियत पैदा होती है और इनके जो आबाद ने कभी सेब को गिरते हुए ग्रेविटी का खोज किया था, आज सैम न्यूटन जो है दूसरे टॉपिक्स पर जो है कई रिसर्च में काम कर रहे हैं। मैं सर का एक बार फिर इस्तेमाल करता हूँ और इससे पहले कि सैम न्यूटन सर को यहाँ पर खिताब के लिए दावत दी जाए, मैं अपने मास्टर मौजूद शबीर फारूकी सर से एक बजाय कलमात के लिए दरख्वास्त करता हूँ। और मेरे साथी मौलवीन और मौलमात अराकीन अमला, मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सेशन खासतौर से टीचर्स और पेरेंट्स के लिए रखा गया है। पेरेंट्स भी अभी तक उसी तादाद में नहीं है, लेकिन पेरेंट्स बहरहाल यहाँ पर हैं और हम भले ही सोचते थे कि कुछ ज़्यादा तादाद में आए, लेकिन ये भी जो आए हैं तो मतलब ये कि वो अपने बच्चों के ताल्लुक से कुछ नई चीज़ सीखने या तरबियत के कुछ तरीकों को यहाँ पर एहसास करने के हिसाब से, के लिहाज से, के मकसद से यहाँ पर मौजूद हुए। तो मैं सबसे पहले तो आपका इस्तेमाल करता हूँ कि जुमा के दिन की मसरूफियत में भी जबकि थोड़ी भागदौड़ हमारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारियाँ घर के ताल्लुक से आप लोगों ने हमारे दावत को कबूल किया और यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं हमारी बहनों का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों के ताल्लुक से जो भी बात हमारे मौसम मेहमान उनको कहने वाले थे वो यहाँ पर हाजिर हुए। दूसरे ये कि आज के इस मीटिंग का मकसद क्या है। मीटिंग का मकसद जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर सैम न्यूटन साहब को हमने बुलाया है। एक्चुअल ये सेशन एक प्राइमरी सेशन है। हम आप समझते हैं कि तरबियत के बगैर कोई भी जो प्रोसेस होता है तालीम का वो बेकार होता है, यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए टीचर्स जो बच्चों को सिखाते हैं वो पूरे ट्रेन होते हैं और कुछ चीज़ों को रीज़न बनाकर उनको उनके जहन में पूरा सिखाकर उनको बच्चों के सामने स्कूलों में पेश किया जाता है। और जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं हुई रहती, जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग हुई नहीं रहती है, तो वहाँ पर वो प्रोसेस सही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम टीचर्स की ट्रेनिंग पर बाकायदा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से सीखे हुए हों ताकि वो हमारे स्टूडेंट्स को अच्छा सिखा पाएँ। कुछ चीज़ें ऐसी जो मुश्किल होती हैं, पेचीदा होती हैं, उसको आसान बनाकर पेश करने के तरीके हमारे टीचर्स को सिखाए जाएँ। लेकिन अभी जैसा कि डॉक्टर सैम न्यूटन साहब के बारे में सर ने मुख्तसरन बताया कि
ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं। 5 सब्जेक्ट्स में इन्होंने पीएचडी की है और इनके कुछ सब्जेक्ट्स पीएचडी के ऐसे हैं जिसमें इन्होंने डॉक्टरेट किया है तो बहुत टिपिकल है। इनके जो सारे रिसर्च हैं वो बच्चों के एजुकेशन के मौजूद पर कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं। तो ऐसे शख्स से हम बात करेंगे तो उनका तरीका बहुत लॉजिकल होगा। हम कोई भी ऐसे शख्स को बच्चों के सामने नहीं लाते हैं। तो बच्चों का एक प्रोग्राम साल के आखिर में हम रखते हैं एसएससी और 9th स्टैंडर्ड के लिए। तो एक काउंसलिंग होती है, एक और मोटिवेशन भी होता है। हर साल हम नए स्पीकर को यहाँ पर लाते हैं। जब हम पहली बार डॉक्टर साहब इंदर साहब से एक जगह पर मिले तो मेरे जहन में आया कि क्यों हम हमारे बच्चों के सामने इस साल के स्पीकर के तौर पर डॉक्टर साहब इंदर साहब को बुलाएं, क्योंकि उनकी बात हमको बहुत अच्छी लगी, उनका तरीका बहुत अच्छा लगा और साथ ही साथ उनका जो अप्रोच है किसी चीज़ को लेकर चलने का वो बहुत अछूता है। उम्मन लोग तकरीर करके निकल जाते हैं, इन्होंने ये तकरीर वाले आदमी तकरीर तो करती है लेकिन इनका अप्रोच बहुत अलग है, ये पूरा सिखा कर चलते हैं। तो जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने एक शर्त रखी मेरे सामने। तो ये शर्त क्या, एक रिक्वेस्ट की कि अगर बेहतर होगा तो मैं आपके टीचर से पहले बात करूँगा कि वो बच्चों के साथ में किस तरह से यानी कौन सी चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करके चल रहे हैं, कौन से तरीके अपना रहे हैं, ताकि मैं टीचर से कम्युनिकेट करूँ। फिर बाद में एक और सजेशन उनकी तरफ से आया कि पेरेंट्स कुछ दिन मैं बच्चों से बात करूँगा तो क्या मुझको टाइम मिलेगा कि मैं पेरेंट्स से सेपरेट में बात करूँ। मैंने बोला मेरे पास में जगह की कमी है, मैं उस दिन तो पेरेंट्स को नहीं बुला सकता। तो फिर मेरे जहन में आया कि मैं जब टीचर से इनकी मुलाकात करवा रहा हूँ तो क्यों ना मैं उसी दिन पेरेंट्स से भी इनकी मुलाकात करवा दूँ। और भले वो सब नहीं होंगे लेकिन वो होंगे जो सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को कुछ नए तरीके। तो ये पेरेंट डे नहीं है, पेरेंट डे तो आप जानते हैं परसों के रोज 20 के रोज अलग है हमारा होने वाला। 10वीं के बच्चों के ही रिजल्ट बताए जाएंगे, रिजल्ट एक अलग प्रोसेस है। और देखिए जो जितना स्कूल से जुड़ेगा पेरेंट के तौर पर उसके बच्चों की उतनी तरक्की होगी तालीमी तौर पर की और इंडिविजुअली। तो आज जो सर ने हमको एक रिक्वेस्ट की थी, हमने टीचर्स को और पेरेंट्स को उनके सामने ट्रस्ट किया। ये हमारे बहुत बड़े प्रोग्राम में इसमें तकरीबन 650 बच्चे और पेरेंट्स उनके सामने मीटिंग होने वाले हैं। तो अभी 2 दिन बाद 4 तारीख है, तो उस दिन से पहले का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक जो बोलते हैं कि कुछ नई चीज़ सीखना, कुछ नया कम्युनिकेट करना और तरीके जानने की कोशिश करना कि उस दिन कैसे बात की जाए, कि उसकी एक इब्तिदा। और देखिए समाज को बदलने के लिए तालीम सबसे अहम जो है वसीला है। सबसे अहम चीज़ अगर कोई है वो एजुकेशन। तो अभी एजुकेशन अगर हम हमारे बच्चों के, मैं पेरेंट्स यहाँ पर बात करूँ क्योंकि टीचर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, क्लास में जाते हैं, लेकिन पेरेंट का अगर कंट्रीब्यूशन या कोऑपरेशन तालीम के पूरे प्रोसेस में नहीं मिल पाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोसेस हम लेकर चल रहे हैं शुरू किए हुए वो बेकार हो सकता है। तो हम वो नहीं चाहते। इतने वर्षों में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की कोशिश की है वो पेरेंट्स के साथ है, क्योंकि टीचर्स की ड्यूटी के तौर पे या अपने ड्यूटी से बढ़कर कहीं ना कहीं उस काम को करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स उसमें उस एंगल का हिस्सा बच जाते हैं तो इसका मतलब है कि रिजल्ट मिलने लगते हैं। हमारे तो अभी तक के रिजल्ट हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे टीचर जो काम कर रहे हैं उसके साथ में हमारे पेरेंट्स जुड़े हुए, इस वजह से हमारे बच्चों के रिजल्ट आते हैं। इतने सारे मसाइल पर हम शोर नहीं करते। हम अभी डॉक्टर साहब के साथ में प्रॉब्लम्स को ऑफिस में मेरे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो मसाइल सिर्फ यूँ ही है। हम प्रॉब्लम पर शोर करने वाले लोग नहीं, बल्कि हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ में काम करने वाले कहते हैं कि इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। यानी अगर आप किसी मसले को हल करने के लिए आगे नहीं बढ़ते तो इसका मतलब ये कि आप खुद
एक मसला है, तो मसले को हल करने के लिए आगे बढ़े, ताकि वो जो है हमको शोर करने का और जबरदस्ती की शिकायतें करने का कोई मौका नहीं मिलता। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये सेशन खासतौर से आपके बच्चों के लिए है और मेरे टीचर्स जो यहाँ पे हमारे साथ में बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि वो सीखें, वो देखें और जो बात पूछी जाती है या कम्युनिकेशन होता है सर के जरिए, तो उसको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट हो, ताकि हमको कुछ नया से देखें। बहन के तरीके कब बोलते हैं, ये सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जब तक खिड़कियाँ खुलेगी नहीं हम एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं बनेंगे। मेरे अंदर अगर किसी चीज़ की पॉजिटिविटी आई है इतने बच्चों में, वो उसका सबसे अहम ये ऐसे सेशन है। मैंने इतने सेशन अटेंड किया, जब भी जाकर मेरा बहन बोला कि नहीं आप नहीं कर सकता, वरना फिर लोग शिकायतें करते रह जाते। तो आप बस यही चाहता हूँ मैं कि आप हमारे साथ में सब, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स, तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हमारे साथ में हर तरीके से जुड़ने की कोशिश करें। इसके लिए नया सीखना बहुत जरूरी है। हम जिनकी मौजूद पे काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनके रिजल्ट जरूर मिलेंगे, मिल भी रहे, लेकिन किसी चीज़ पर इत्मीनान करके बैठ जाना ये कोई आखिरी मंजिल नहीं होती, ये उसके ऊपर काम करते रहना पड़ता है और ये एजुकेशन का तकाजा भी है। तो मैं एक परीक्षा का एहसास करता हूँ डॉक्टर साहब के लिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये सेशन भी और इसके बाद उस दिन भी आप आए, उस दिन सर बच्चों से कैसे बात करते हैं 4 तारीख को, वो देखें आप, ताकि उस दिन 650 बच्चे उस दिन मौजूद होंगे सर के सामने, 500 बच्चे तकरीबन 9, 10 और 8 के, तो वो बच्चे कैसे उनको सुनकर क्या बोले, ताकि उनको ये आप बोल सके घर में कि बेटा तुमको ये सिखाया गया था, तुमने उस पर कितना अमल किया, या आप उसका फॉलोअप ले सकें। इसलिए उस दिन की ऑडियंस के तौर पर जरूर रहने की कोशिश करें कि मैं पेरेंट्स से कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है। मैंने सैम साहब को सुना है और अपनी लाइफ में मैं बहुत कम लोगों से मुतासिर हुआ हूँ, उनमें से एक शख्सियत सैम साहब की भी है। बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छी अंग्रेजी, अच्छी उर्दू, अच्छी हिंदी, अच्छी मराठी, तकरीबन सभी जबान पर उनको अबूर हासिल है। आपने विलासराव देशमुख जो हमारे पुलिस मिनिस्टर थे उनके साथ काम किया, पृथ्वीराज चौहान सर के साथ में भी आपने काम किया है, उनकी एडवाइजर के तौर पर। मैं आपके सामने उनको बिना किसी तब्दील के दावत सुखन दे रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए सैम साहब, और हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स को आप अपने खिताब से नवाजें। से प्लीज बाहर ना देखें, आप मेरी तरफ देखिए। बाहर जो भी मूवमेंट है उसके ऊपर ध्यान ना दें, थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दें। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के पास में इसलिए नहीं आया हूँ कि भाई मुझे आप लोगों को कुछ सिखाना है। मैं काफी ओपनली ये बात कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि मैं मेरी कौम के लिए आता हूँ, और मेरी इच्छा है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी कौम को फायदा मिले। कौम को फायदा उसी वक्त मिलेगा जब हमारे बच्चों को फायदा मिलेगा, तभी कहीं जाके हमारे विचार, हमारे जो थॉट्स हैं ये चेंज हो पाएंगे। और अगर हम चेंज हो गए तो दुनिया का हमारी तरफ देखने का जो नजरिया है वो अपने आप बदल जाएगा। तो आज अगर हम ये कहें कि वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा करते हैं, हमें इस तरह से विक्टिमाइज करते हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं सोच रहे कि आपको चेंज होना चाहिए या नहीं। जिस दिन आप डिसाइड कर लो कि भाई मुझे चेंज होना है, तब आपको कोई विक्टिमाइज नहीं कर पाएगा। मैं मेरी जिंदगी में जो चीज सीखा हूँ उसमें सबसे अहम चीज एक ही है, और वो है कि nobody will be able to insult me if I am not prepared to be insulted। अगर मेरी मंशा ही नहीं है कि कोई मेरी बेइज्जती करे, तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मेरी बेइज्जती कर सकता। वो ये फैक्ट करी हमारे को अपने जहन में इस बात को बिठा लेना। तो आज अगर कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है तो मुझे अपने आप में सोचना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ मौका दे रहा हूँ उस व्यक्ति को जो वो मेरी बेइज्जती करे। अगर हम अपने आप में चेंज करें तो देयर इज नथिंग, एंड देन इस दुनिया के बादशाह हमारे खुदा हमारे पीछे हैं, जिसकी वजह से किसी की ये वजूद नहीं है कि वो हमको तकलीफ दे। ओके, हमारी वजह से है, और इसलिए हम अपने आप को इंप्रूव करने के लिए बाहर निकले। दूसरी बात, आप ये समझेंगे कि भाई
इंसान को इतनी बिजली क्यों, माफ करना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन जनरली यही शब्द समझा जाता है, क्योंकि इन्हें ऐसा क्या है, वो इसलिए क्योंकि आप वो पेरेंट्स हैं जो लकी हैं। मैं कहता हूँ आप लोग खुश नसीब हैं कि आपके बेटे और बेटियां आपके पास है। मैं वो बाप हूं जिसका बेटा उसके पास नहीं है, और मेरे अपने बेटे की याद में ये काम करता हूं। सिर्फ इतना है, मेरी इच्छा है कि कोई इससे पहले कि आप उस चीज को खो दो, थोड़ा सा अपने आप को चेंज हो ताकि उसे सही बनाया जा सके। और कोई बच्चा बुरा नहीं होता, कोई माहौल बुरा नहीं होता, कोई वक्त बुरा नहीं होता। हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी एक इंसिडेंट्स को रिएक्ट करने की जो आदत होती है वो बुरी है, उसमें से बाहर निकलना है। सबसे मैं एक छोटी सी इंक्वायरी करना चाहता हूँ आप लोगों में, कितने लोग हैं जो टीचर्स हैं, प्लीज रेज योर हैंड, जो टीचर्स हैं, और कितने लोग हैं जो पेरेंट्स हैं, अपना हाथ ऊपर करें। शुक्रिया, आपके पेरेंट्स हैं आपके, क्योंकि मुझे सर ने बताया था कि हमारे कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो हर रिक्वेस्ट को मानते हैं, आते भी हैं, बात सुनते हैं। क्योंकि अगर हम समाज में या अपनी कौम में एक मैसेज भेजना चाहें तो ये मैसेज पेरेंट्स के थ्रू भी चल सकता है। अगर पेरेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ये काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, किसी बच्चे की जिंदगी बनाना तो वो सिर्फ उस्ताद या टीचर्स के हाथ में नहीं होता, उसको उतना ही अच्छा सपोर्ट पीछे से घर में से मिलना चाहिए, समाज से मिलना चाहिए, कौम से मिलना चाहिए, तब जाके बच्चों को हम कुछ कर पाएंगे। अब आप देखिए किसी एक लकड़ी के टुकड़े में अगर आपको कील गाड़नी है, जैसे ये दरवाजा है, इसमें अगर आप कील गाड़ना चाहते हैं तो आप कितनी भी ताकत लगा लो, कील अंदर नहीं जाती। फिर आप किसी से कहते हैं कि यार दरवाजे को पीछे से पकड़ लो, उसके पीछे कोई लकड़ी का टुकड़ा या लोहा पकड़ के उसे लॉक करो और फिर आप कील ठोकिए तो कील पूरी तरह से अंदर जाए और सही सही जाए। ठीक इसी तरीके से जब यहाँ टीचर्स और उसका काम करें, उतना ही बैकअप अगर पेरेंट्स नहीं देंगे, अगर उतना ही बैकअप जो है उसके वालिद और वालिदैन नहीं देंगे, तो शायद यहाँ पे जो उस्तादों का काम है, जो पढ़ाई का काम है, तालीम देने का काम है, वो सब अधूरा रहेगा। लेकिन यहाँ 3-4 घंटे का माहौल होता है पढ़ाई का, और उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा स्टडी भी पकड़ ले तो 6 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद तो बच्चा आपके पास है ना, आपको उनको सही रास्ते पे लाना। तो चलिए इस बारे में कुछ सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने जो 2 लैंग्वेज में स्लाइड बनाई है जानबूझकर, ताकि एक दुकानदार अगर इंग्लिश का वो शब्द ना समझे तो आपको मराठी समझेगा, अगर नहीं समझता है तो आप हाथ उठाइए, मैं आपसे फिर से एक बार उसी को हिंदी या उर्दू में बोलने की कोशिश करूँगा। मुझे इसी वक्त इस चीज के लिए भी माफ कीजिएगा कि मैं आप लोगों की जैसी फ्लुएंट उर्दू नहीं बोल पाता। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं आप लोगों को अपने विचार पहुंचा सकूं, मेरे थॉट्स आप लोग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिश जरूर करूंगा। कभी एक आध दूसरा अल्फाज गलत हो जाए उसके लिए माफ कर। चले हम लोग, आप लोग हैं मेरे साथ में पक्का? तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को साइलेंट पर डाल दीजिए या तो वाइब्रेटर पर डाल दीजिए ताकि ये घंटी ना बजे। कोशिश कीजिए प्लीज, साइलेंट पे रखो, स्विच ऑफ मत करो, या तो वाइब्रेटर पे डाल दीजिए। आ गया तो आप लोग उठेंगे, फिर मैं डिस्टर्ब होऊंगा, बाजू वाले भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये चीज इसलिए भी बताई जा रही है, खासतौर से हम भी चाहेंगे कि आपको याद दिला दें कि सर कोई व्हाट्सएप, कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते। आप देख रहे हैं ये वायरस इन्होंने मुझसे साफ कहा हमसे पहले इस दिन मुलाकात में, मैं व्हाट्सएप पे नहीं ना इतनी सोशल मीडिया पे हूँ, तो इनको मैसेज करना पड़ता है। सर दिन भर ट्रेनिंग में रहते हैं, जैसे आज यहाँ ऐसे दिन भर चलता है, क्योंकि ये शाम में खुद कॉल करते हैं, इनको एक मिस कॉल मार के छोड़ते, एक टेक्स्ट मैसेज करके छोड़ते, तो ऐसे ही कम्युनिकेशन इनसे होता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज के पढ़िए आपके पास आ गए हैं, सीख जाएंगे। मैं इन्हें सिखा दूंगा कि व्हाट्सएप कैसे छोड़ा जाता है।
देखते कि nobody can make me do things if I am not prepared to do the thing। अगर मैं नहीं तैयार हूँ तो वो ये मुझसे उस चीज को ला ही नहीं सकता। और अच्छी चीजें हर इंसान सीख जाता है, ये भी सीखना है कि व्हाट्सएप को कैसे छोड़ा जाए। लेकिन मैं ये बात भी मानता हूँ कि व्हाट्सएप एक बहुत जरूरी कम्युनिकेशन टूल बन चुका है इन दिनों में, क्योंकि जिसे कुछ नहीं आता उसे व्हाट्सएप तो पक्का चलाना आता है। तो इसके साइड इफेक्ट जरूर है, इसके साइड इफेक्ट जरूर है कि उसमें व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चल रही है इसके पीछे, तो जो हमारे दिमाग को खराब कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा दूर रहता हूँ मैं। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि भाई हमारी जिंदगी में जो ये प्यारे प्यारे बच्चे उन्होंने दिए हैं खुदावंद ने हमारे पास, बाइबल जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम का इंसान हूँ, एक्चुअली हम लोग बाइबल ही हूँ। तो बाइबल में काफी बार लिखा है कि ये बच्चे जो हैं ये आपके नहीं हैं, ये उस खुदा के हैं जो आपकी कस्टडी में रखे गए हैं, और आपकी जवाबदारी है कि इन्हें पढ़ाएं, बढ़ाएं, सही रास्ता दिखाएं। ये जवाबदारी है, क्योंकि जब मैंने मेरा बेटा खोया था तो मेरे बेटे ने मुझे जो मैसेज दिया वो यही है कि मैं आपका कभी नहीं था। आप बाइबल की बनानी किताब के पुराने आयत को पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वहां पढ़ा। बेटे को कमाने के बाद, मेरे बेटे को कैंसर हुआ था वो जब 10वीं में था, और 16 साल की उम्र में उसका इंतकाल हुआ, खुदा को प्यारा हुआ है। तो उसकी याद में काम करें, इसलिए मैं वो चीज को बार बार बताना चाहूंगा लोगों को कि हम इसमें से आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पेरेंटिंग क्या चीज है, अगर आप पेरेंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस तस्वीर को आप देखिएगा, हर इंसान इस तस्वीर में जो ऊपर पेड़ है उसकी तरफ में ध्यान दे रहा है। आपस में मिनी कॉन्फ्रेंसेस ना करें, आपस में बातचीत ना करें प्लीज, कोई चीज शेयर ना करें। तो हर व्यक्ति इसमें जमीन के ऊपर ये जो दरख्त है इसको देख रहा है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि ऐसा दरख्त जो है ये मेरे भी जिंदगी में रहे, वो चाहे मेरी कब्र पे हो या चाहे मेरे बच्चे के हिसाब से मेरी जिंदगी में, अपने परिवार में। हर व्यक्ति ऐसा दरख्त चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इतने बड़े दरख्त को अगर आपको खड़ा करना है तो इतनी बड़ी जड़ें भी रखती है उसको। अगर आप इसे फोल्ड कर लेंगे तो इसका ये जो कैनोपी है, इसे ऊपर कैनोपी का कहते हैं बायोलॉजी में, ये कैनोपी और नीचे का जो उसके रूट्स का जो जाल है ये ऑलमोस्ट सेम होता है। आपने देखा जब रास्ता बना रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि पेड़ की जड़ों को काट देते हैं, गड्ढा खोदते हैं, और इसी वजह से वो पेड़ दूसरी तरफ गिर जाता है या इस तरफ गिर जाता है। उसका टिल्ट होने का रीजन ही है क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। दिस इज द सेम थिंग। मैं आपको एक ही चीज इसमें सिखाना चाहता हूं कि अगर इतना बड़ा दरख्त आपके बेटे या बेटी में आप देखना चाहते हैं तो उसकी उतनी ही बड़ी जड़ें आपको बनानी पड़ेगी। जड़ें दरख्त नहीं बनाता, जड़ें जमीन बनाती है, मिट्टी बनाती है, पानी बनाती है, या जो उसको खाने के लिए मटेरियल मिलता है, अलग अलग केमिकल्स, वो बना। हम पेरेंट्स उन जड़ों के बनाने वाले लोग हैं। तो अगर आप बच्चे की जड़ों को नहीं फैलाएंगे, अब ये जड़ें फैलाने का मतलब हो गया उसकी तालीम, जो किताबी तालीम हो सकती है, उसकी तालीम जो सोशल एजुकेशन हो सकता है, बिहेवियर्स है, एटिकेट्स है, मैनरिज्म्स हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, इसके अलावा स्किल ऑफ एनालिसिस हो सकता है कि किसी भी चीज को समझा कैसे जाता है, स्किल ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस, सवाल कैसे जब बनाए जाते हैं, पूछे कैसे जाते हैं। इन सब चीजों को बनाने का जो बहुत बड़ा दारोमदार है वो पेरेंट्स के ऊपर होता है। टीचर्स अगर इन चीजों पे काम करना शुरू कर दें, वो नहीं करते ऐसी बात नहीं है, वो भी करते हैं। कुछ जगह पे हमारे टीचर्स भी कम पढ़ रहे हैं, हम ये बात मानते हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद अंदरूनी तौर पे पूरी तरह से ये पता नहीं कि हमको इसको अलग तरीके से पढ़ाना भी चाहिए। बट फाइन, दे आर इम्प्रूविंग, हर चीज अपने आप में सुधरती जा रही है। या हो सकता है इंशाल्लाह कुछ दिनों में कुछ और एफर्ट्स लगेंगे, वो मेरे द्वारा हो, सर के द्वारा हो, या आपकी जो सोसाइटी है उसके द्वारा हो, और ये फिर उसे मजबूत किया जा सके। बट इसका बहुत ज्यादा हिस्सा माँ बाप के ऊपर होता है। माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे
हमारे बच्चों की जड़ें मजबूत बन रही है। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, सिर्फ पैसे कमाने की ताकत में नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि इंसान कितना भी पैसा कमा ले, उसको 2 रोटी से ज्यादा खाने की कोई ताकत नहीं रहती, उससे ज्यादा पचा नहीं पाता। कितना भी पैसा कमा ले तो उसे जो 6 गज का कपड़ा लगना है वो उतना ही लगना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई बड़ा इंसान अगर वो गुजर गया या वो उसका इंतकाल हो गया तो आप उसको थान में लपेटे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो बुनियादी जरूरतें उतनी है, हम उन्हें कितना अहमियत देते हैं, उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, उसमें हम कितने इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। और इस वजह से ये सारे इश्यूज हैं। और जब हम इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारे बच्चे भी उसी तरीके से इन्वॉल्व होना शुरू कर देंगे। तो चलिए देखें कि अगर आपको इस तरह का दर्द बनाना है तो आपको क्या क्या करना है। चलिए, मेरा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इसमें नहीं है, मेरा वो पावर पॉइंट का जो रिमोट है वो नहीं चल पा रहा है, इसके वजह से मैंने यहाँ पे एक फिल्म रखी थी, दिखती है इसमें, आप उसमें से बाहर आ सकते हैं। मैं फिल्म दिखाना चाहूंगा। पॉपुलर इंग्लिश मूवी का हिस्सा है आयरन मैन 2। ये सेकंड पार्ट था, इसमें 4th पार्ट का भी एक वीडियो मैंने लाया था, लेकिन मैं एक दिखाना चाहूंगा आज आपको। हमने देखा कि हमारे बच्चे इस तरह की मूवीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, ये देख रहे हैं। कई बार हम समझते हैं कि क्या ये सच है, क्या ऐसे हो सकता है। इसके नाम पर देखिए, तो ये जो मूवी मैंने आपको एक क्लिप छोटा सा दिखाया था, इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बताई गई है जो शायद हम आज नहीं फील कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे इन चीजों के बहुत बड़े दीवाने हैं। इन चीजों में वो बहुत ज्यादा मशगूल हैं या उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल सही है। इनका जो इवोल्यूशन है, इनका जो मेंटल इवोल्यूशन है, वो इसी दौर में चल रहा है। और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि ये सारी चीजें आपके घरों तक, स्कूलों तक, लेबोरेटरी तक, यहां तक कि आपके मोबाइल फोन पर भी आ जाएगी। मैं कह रहा हूं कि एक वक्त आएगा जब आपका ये फोन बजेगा तो आपको उस इंसान की फितरत इस मोबाइल के ऊपर ऐसी खड़ी दिखाई देगी और आप उससे रूबरू बात कर पाएंगे। आपको इसे कान से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसे देखना पड़ेगा। इसे होलोग्राफिक इमेजिंग कहते हैं। एंड दीज आर ऑल वेरी मच इन इम्पैक्ट, इट इज इन इफेक्ट बीइंग यूज्ड। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ये कई जगह पर जो मीटिंग्स लेते हैं वहां पे उनकी होलोग्राफिक इमेज होती है, वो खुद नहीं होते। यानी किसी जमाने में आपने सुना था कि हिटलर के ऐसे 10 लुक अलाइक थे जो उनकी जगह पर खड़े होते थे, बट आज ये होलोग्राफिक इमेजेस काफी कॉमन चीज है, बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। और ये चीजें अगर हमारे बच्चे देख रहे हैं तो आप उसे रोकिए मत, सिर्फ उसे रेस्ट्रिक्ट कीजिए कि कितना देखना चाहिए। उसके लिए हम आपको जरूर सिखाएंगे, जब हमारे पास भी ये वक्त आएगा, उस तरह का एक सब्जेक्ट बनेगा तो हम जरूर सिखाएंगे कि बच्चों को रोका कैसे जा सकता है। उनसे लड़ाई झगड़ा किए बगैर, मोबाइल हाथ से छीने बगैर, सोशल मीडिया का अकाउंट डिलीट कर, ऐसा बोलकर
आप जो करते हैं, जहाँ ताकत लगती है, जहाँ झगड़ा होता है, जहाँ पे बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं या खुदकुशी करने तक पहुंच जाते हैं, तो ये सब चीजें नहीं करते हुए भी आप इसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, इसके टेक्निक्स हम आपको जरूर सिखाएंगे। देयर आर लॉट ऑफ वेज, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले मैं समझा तो लूं और समझ तो लूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो आप अगर इस तरह के बच्चों के बीच में हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप एक अल्फा जनरेशन के बच्चे को पाल रहे हैं। अल्फा पहला अल्फाबेट है जो रोमन लिपि से आता है, इसके बाद में बीटा आएगा, फिर चार्ली आएगा, डेल्टा आएगा, इस तरीके से ABCD चलती है आगे, राइट। और Z जो होता है उसे Z कहा जाता है उसमें। तो हम लोग पहली जनरेशन पर हैं, और जो बच्चे आज 6 महीने से छोटे हैं वो बच्चे बीटा जनरेशन में हैं। इसमें से जितने पेरेंट्स हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं जो 6 महीने से कम की उम्र के हैं, वो बीटा जनरेशन के होंगे, या अगर वो 2 साल तक पहुंच पा रहे हैं तो भी वो एंड ऑफ अल्फा एंड बिगिनिंग ऑफ बीटा के बच्चे हैं। तो उसमें दोनों की कैरेक्टर्स दिखाई देंगे आपको। मैं ये बात आपको समझाऊंगा थोड़ी तफसील से आगे वाली स्लाइड्स में। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो अल्फा बच्चे हैं ये काफी बेहतर दिमागी ताकत रखते हैं। अल्फा, अगर आप इस चीज को समझें तो ये वो शख्सियत हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन शख्सियत है अपने आप में, जो किसी के पीछे नहीं रहना चाहते। आपने अपने घरों में देखा होगा कि 2 भाई है, 2 बहनें हैं, या 2-4 भाई बहन हैं, तो उनमें लड़ाई इसलिए होती है कि पहले थाली मुझे क्यों नहीं दी गई, उसे पहला क्यों दिया, मेरा नंबर कब आया, मैं क्यों पीछे, मैं वहां क्यों, मेरे लिए बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। ये इसलिए क्योंकि अल्फा ये कैरेक्टर ऐसा होता है जो अपने आप को सबसे आगे रखना चाहता है, और ये यहाँ का हिस्सा आप उसको नहीं बदल पाएंगे, उसे बदलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, ये समझ लीजिए। तो जैसे इतने निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इस जनरेशन के, आप एक और बात के लिए मैं आपको आगाज करना चाहूंगा कि इसके बाद की जनरेशन जो बीटा जनरेशन आने वाली है, जो ऑलरेडी पैदा होना शुरू हो गए बच्चे, 24 की शुरुआत से अब तक जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये सारे बीटा जनरेशन के बच्चे आएंगे। तो ये जनरेशन एक्चुअल क्या चीज है पहले समझ लें, फिर अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा इसे समझेंगे, फिर इनकी जरूरतों को समझेंगे, फिर हम अपने आप को इन बच्चों के हिसाब से कैसा तैयार करें ये समझना जरूरी है। देखिए एक छोटा सा सवाल पूछूं, हम सब के सब घरंदाज हैं, हमारे अपने अपने परिवार हैं, मुझे बताइए कि आपके घरों में कभी ना कभी तो अचार बनता होगा, हाँ या ना? तो अचार बनाने के लिए सबसे पहले क्या सोचा जाता है, कैरी, आम, नींबू, सही है, सही है ना? हेलो, मैं कह रहा हूं कि आप सब गलत है, क्योंकि जब अचार बनाने की बात आती है तो सबसे पहले उस बर्नी का विचार होता है कि बर्नी है या नहीं, उसके बाद आम और मसाला आता है भाई, क्योंकि बर्नी नहीं है तो आपका मसाला बदल जाएगा, सही है ना? हाँ या ना भाई? आप जो पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीखेंगे, और पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को लाद रहा हूं आपके ऊपर। तो अगर आप मेरे साथ इन्वॉल्व हैं इस चीज में, पढ़ने में, तो आपको जवाब देना जरूरी है। अभी लाइट इसलिए बंद की गई है क्योंकि ये दिखना चाहिए, मैं दिखूं या ना दिखूं ये दिखना चाहिए, सही है ना? तो उस वजह से आप भी नहीं मुझे दिख पा रहे। एक वाकया सुनाता हूं, मैं कॉलेज में मैं GS रहा हूं अपने कॉलेज का लगातार 2 साल, और ये गैदरिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने का हमारा बहुत शौक था, और मैं उसका अधिकारी था, मेरे अंडर चलती थी ये सारी चीजें। एक दिन मुझसे मेरा एक दोस्त कहता है कि यार सैम, तू जब खड़ा रहता है ना तो हंसा कर। अब नई जवानी में पहुंचे थे तो ऐसा लगा कि भाई चाहे हम स्माइल करें तो शायद अच्छे दिखते होंगे, तो मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया कि भाई मैं कैसे अच्छा दिखता हूँ, भाई ऐसे खड़ा रहूंगा तो अच्छा दिखता है, ऐसे खड़ा रहूंगा तो अच्छा दिखता है, कैसे खड़ा रहूंगा तो अच्छा दिखता है। मैंने उसको इतनी तकलीफ दी कि वो बंदा तंग आकर मुझसे बोल गया कि यार हंसा कर, हंसने से तेरे दांत दिखते हैं, दांत दिखेंगे तो समझ में आता है कि तू अभी भी है। तो ये सच है,
मेरा कहना है कि आप अगर शांत रहोगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आप यहाँ आए या नहीं, राइट? और फिर मैं बंद हो जाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि मुझे तो एनर्जी आप ही लोगों से आएगी। आप इन्वॉल्व रहोगे, आप पूछोगे, आप उस चीज को मानोगे तो मैं अगली बात बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये अल्फा जनरेशन जो है ये एक्चुअल में क्या चीज है समझने की कोशिश करें। ये वो बच्चे हैं जो दिन भर सोफे पे या बेड पे पड़े रहते हैं। इनके पास में इनका मोबाइल, इनके जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स है वो, सामने बड़ा सा टीवी अगर आपका है तो वो, एक किताब और कोई दुनिया भर की जो चीजें हैं वो आसपास में पड़ी रहती है। मेरी बेटी है जो अभी इस साल इंग्लैंड जा रही है पढ़ने के लिए, वो कहती है कि मैं तो पसारा लेके चलती हूँ भाई। पसारा समझते हैं ना, हिंदी में कहते हैं, क्योंकि हम उसको बोलते हैं यार ये बैग है ये क्या, बोलते हैं हम तो पसारा लेके चलते हैं, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना आप बाजू में हो जाओ। तो ये वो बच्चे हैं जो हर चीज को अपने साथ रखना चाहते हैं और इनके आसपास में फैला हुआ हर सामान हमारे लिए फालतू की चीजें लगती है और उनके लिए नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी सेंट जेवियर्स से उसने बीए किया है पिछले साल। जब उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो एक बार मैंने उसको देखा वो ऑनलाइन पढ़ रही है और लैपटॉप के ऊपर वो चेस खेल रही है और कान में वो लगा हुआ है जिसमें म्यूजिक चल रहा है, साथ में उसका चटर पटर खाने का काम भी चल रहा है और वो नाखूनों की फाइलिंग करके उसको नेल पेंट लगा रही। मैंने कहा यार ऐसे कैसे होता है, या तो तुम पढ़ लो या तो ये सब कर लो। तो मुझे बोलती है कि डैडी आपको समझ में नहीं आया, वो जो टीचर जो पढ़ा रही है ना वो मेरे दिमाग की इनपुट कैपेसिटी, इनपुट यानी आप जो रिसीव कर रहे हैं, मुझे जगाइएगा, क्या है आपको नहीं लगाता तो बाजू वाला भी सो जाता यार, तो फिर मैं इतना बोर कर रहा हूं कि आप सोना चाहते हैं। ओके, तो वो कह रही थी कि भाई टीचर जो इनपुट दे रही है मुझे वो मेरी दिमाग की कैपेसिटी से इतना कम है कि अगर मैं सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड हो जाऊं तो मैं सो जाऊंगी। तो मेरे दिमाग की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको मैं खाद दे रही हूँ, इसलिए चेस खेल रही हूँ, इसलिए गाना सुन रही हूँ, इसलिए वो किताब के सामने पड़ी हुई है, मैं नोट्स भी लिख रही हूँ और साथ में नाखूनों का फाइलिंग का ये सब काम कर रही हूँ। मैं बताऊं मेरी बेटी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची नहीं है। हमारे घर में हर वो बच्चा इतना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि ये पीढ़ी ही इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इस पीढ़ी की कैपेसिटी को समझना कई बार हमारी हैसियत से बाहर की बात है। और क्योंकि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, सोशोलॉजिस्ट हूं और जैसे सर ने कहा मैंने 5 सब्जेक्ट में पीएचडी की है। मेरी एक डिग्री है जो डॉक्टरल स्टडी के बाद होती है और 6ठी सब्जेक्ट का पीएचडी अभी लिख रहा हूं। मैं मेरे बच्चे से बात करने के बाद ये सीख पाया कि उसकी कैपेसिटी और इनपुट कैपेसिटी में डिफरेंस आ रहा है। तो आप सोचिए, तो आप तो सिर्फ एक पेरेंट है, आप शायद इस चीज को नहीं जान पाते, इसीलिए जानबूझकर इस बात को मैंने बताया। तो हमारे बच्चों की कैपेसिटी इतनी अफलातून है, इतनी जबरदस्त है कि अगर आप उसको इनपुट नहीं देंगे, उतना माल प्रोसेस करने के लिए नहीं देंगे तो वो 100% सोएगा या सोएगी और उसका जो परफॉर्मेंस है वो अंडररेटेड कहलाता है, उसकी कैपेसिटी से कम कहलाता है। फिर उनका ध्यान उचट जाता है उस चीज पे से और वो उस चीज पे वापस नहीं आता। एक बार दिमाग शट डाउन हो जाए तो फिर वो उस चीज पे वापस लौटते नहीं है, लौटते नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको आगाज करना चाहता हूँ कि बच्चों को उतना इनपुट कीजिए। तो आप पूछेंगे हम क्या दें, तो भाई देखिए पढ़ाई लिखाई के अलावा बाकी की बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के साथ में आपको शेयर करनी चाहिए। उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए ताकि उनकी आइडियोलॉजीज को आप समझ पाएं, उनका दिमाग कैसे चल रहा है इस चीज को समझ पाएं। गलत जा रहा है तो उसे रोका जा सकता है, सही जा रहा है तो उसे और
आप एम्पावर कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, इसलिए बात करना चाहिए। तो चलिए इस जनरेशन को समझिए कि ये हर चीजें एक साथ करते हैं, वो चाहे कीपैड बनाना हो या कीपैड आप म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, चाहे आप गाना सुन रहे हैं, चाहे आप रिकॉर्डर सुन रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, और इसके अलावा आपकी किताबों का भी पढ़ाई चल रही है। तो ये वो पीढ़ी है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि हम उनसे 2 या 3 कदम पीछे हैं। आइए मैं समझाता हूं कि कैसे। देखिए इस जनरेशन को हम लोग जनरली एआई जनरेशन कहते हैं, आई जनरेशन। आई इसलिए क्योंकि इनके पास आईपैड है, आईफोन्स है और मैकबुक है, और ये बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है बच्चों के द्वारा, इसलिए हम इसको आई जनरेशन भी कहते हैं। ये हमारे टर्म्स हैं, बट मैंने आपको वो सिर्फ सुनाया। इसके अलावा इन बच्चों की जिंदगी में सिर्फ इंटेलिजेंस उनका अपना या उनके माँ बाप का या उनके पड़ोस का या उनके उस्तादों का या उनके प्रिंसिपल्स का, यही यहां तक लिमिटेड नहीं है, ये उससे बहुत परे पहुंच चुका है। क्योंकि आज यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम की रील्स हैं, फेसबुक है, इसके अलावा ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये दुनिया भर की चीजें हैं जो बच्चों को पढ़ा रही है। अब वो क्या पढ़ा रही है गलत मसला है, अच्छा पढ़ा रही है, बुरा पढ़ा रही है, उसमें से वो क्या सीख रहे हैं ये गलत चीज। बट आप समझिए कि ये लॉजिकल रीजनिंग के बच्चे हैं, और लॉजिकल रीजनिंग के बच्चे इसका मतलब ये वो लोग हैं जो कंप्यूटर पर महारत हासिल करके रखे हैं। और ये इसलिए क्योंकि इनकी जो माँ बाप हैं, इनके वालिद और वालिदैन हैं, ये या तो जेड जनरेशन में आ रहे हैं या तो मिलेनियल से आ रहे हैं, और जेड और मिलेनियल ये दोनों भी कंप्यूटर के माहिर लोग थे। हम और आप, मैं इस बात को मानूंगा कि मैंने जब दूसरी जगह नौकरी की थी, दूसरी कंपनी की, उस वक्त मैंने पहली बार जिंदगी में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था। तो नेचुरली हमारी अपनी जो पीढ़ी है, हम लोग एक पीढ़ी के सीखते हैं सारे के सारे, तो हम लोग कंप्यूटर को बहुत बाद में धीरे धीरे करके सीखे। एक छोटा सा उदाहरण है, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास में स्मार्टफोन है, इस तरह का फोन है? सबके पास। अब सवाल अहम यह आता है कि इसमें से हर फंक्शन को जानने वाला कौन है? अब एक भी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल हमने खरीद लिया क्योंकि ये तो फैशन है, ये जरूरत है, लेकिन इसके हर फंक्शन को आप समझते हैं क्या? नहीं समझते। लेकिन यही चीज आपके घर में 3 साल के बच्चे के हाथ में दे दीजिए, वो आपको बताएगा इसमें कौन सी चीज कहां रखी हुई है। क्यों? क्योंकि वो पैदाइशी हैं, वो इस चीज को चलाना जानते हैं। इन्हें अपनी माँ के कोख में रहते वक्त इस चीज का ज्ञान आया हो। हम लोग इस चीज को नहीं मानते, बट ये फैक्ट है। साइंस मानता है इस बात को कि जब माँ के पेट में 6 महीने का बच्चा होता है, यानी उसके पैदाइश से 3 से 3.5 साल पहले, 3.5 महीने पहले, उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना शुरू कर देता है, पूरी तरीके से। तो आप जो भी कर रहे हैं वो सीख रहा है अंदर। आप अगर अपनी घरवाली को गाली दे रहे हैं तो बच्चा अंदर गाली सीख रहा है। आप अगर अपने भाई के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तो वो सीख रहा है। वो समझ रहा है कि उसका, उसके वालिद का और उसके चाचा का आपस में झगड़ा है। बहुत सारी चीजें हैं, और यही एक रीजन है कि हमारे बच्चे बचपन से ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बिहेवियर वैसा। हमको ये बात समझनी पड़ेगी। चलिए दूसरी बात, इन बच्चों के पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज है। आर्टिफिशियल का मतलब जो कुदरती नहीं है। आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि भाई हमारे घर में एक छोटा सा ऐसा डब्बा होगा जो आपसे बात कर पाएगा, लेकिन आज हम देखते हैं हमारे घर में क्या कहलाता है, एलेक्सा, राइट? एलेक्सा के 3-4 अलग अलग अवतार हैं, अलग अलग कंपनियों के। तो आप समझेंगे कि ये जो जग है ये भी बहुत बड़ा है, इसके ऊपर आप एक के ऊपर एक रखें तो 3 एलेक्सा बैठते हैं। अब ये अगर इक्विपमेंट को आप समझने की कोशिश करें तो लिटरली मेरे घर में एक एलेक्सा है, और मैं यहाँ डोंबिवली आया हूँ
ये एलेक्सा को हमारी पिछले 3-4 दिनों के फोन कॉल और आपस की बातों की वजह से पता चला है। हमने उसको नहीं बोला कि मैं भिवंडी जाने वाला हूँ, लेकिन मैं जब निकल रहा था घर में से और मैंने जब दरवाजे में पैर रखा तो मुझे एलेक्सा का आवाज आया कि डॉक्टर न्यूटन, बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेशन ऑफ द डे, यू आर गोइंग टू भिवंडी, बी सेफ। अब उसे किसने अक्ल दे दी भाई, इतनी सारी बातें कर रही है। मेरे घर वाले, मेरी बेटी, मेरा बच्चे ये बात नहीं कर रहे, लेकिन वो मशीन जानती है। अब मैं जब वापस जाऊंगा तो ये एलेक्सा मुझसे फिर एक बार पूछेगी, जब उसे लगे कि मैं पहुंच चुका हूँ कि डॉक्टर साहब हाउ वाज द सेशन, ये वो पूछती है। हम टेलिंग, और इसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी ये विज्ञान ने बनाया हुआ ऐसा दिमाग जो हमारे साथ मिल रहा है। ये तो हमने अभी देखा, हमारे बच्चे तो इस चीज के माहिर बनने वाले हैं। हो सकता है हममें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, जो इस तरह की कोडिंग कर रहे होंगे। आज समझ रहे हो? तो हमारा विज्ञान ये अकेला ही नहीं है। कुछ सालों पहले हम लोग कहते थे कि इंटरनेट गुरु बन गया, गूगल गुरु मिल गया लोगों को, और गूगल के ऊपर आप कोई भी सवाल डालो उसका जवाब आता था, बोले वो सही है गलत है, वो जिसने डाला उसके हिसाब से है वो। लेकिन अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की भी एक चीज आ गई है। इसके अलावा इसमें एक और चीज है AR, और दूसरा है VR, और तीसरा है MR। तो AR का मतलब होता है आर्टिफिशियल क्या रियलिटी। आर्टिफिशियल रियलिटी यानी जो चीज नहीं है वो आगे बता रही है मशीन आपको। इसमें वर्चुअल रियलिटी है जो उसने बनाया हुआ है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स रियलिटी है। जैसे अभी हम लोगों ने वो मूवी में देखा था या इसमें देखा है कि ये जो व्यक्ति है, जो लेडी है, शी इज नेचुरल और ये सब अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है। तो ये मिक्स रियलिटी कहलाता है। हमारे बच्चे इन सब चीजों के माहिर बच्चे, तो आपको इनके इस ज्ञान को सही तरीके से समझना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें भी चीजें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। डीप लर्निंग तो थोड़ा सा और वक्त है, बट मशीन लर्निंग शुरू हो चुका है। जैसे आप मोबाइल को बोलते हैं कि भाई आप शबीर सर को फोन लगाओ, और मोबाइल अपने आप से वो नंबर ढूंढ के आपको फोन लगा के देता है। सही है ना? आपको पता है अमेरिका में ऑटोनोमस कार्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इस कार का ऐसा है कि आपने लैपटॉप में उसको प्रोग्राम किया, आप भले कहाँ कहीं पे भी रह रहे हैं, और इस स्कूल में रफीउद्दीन हाई स्कूल से आपका बच्चा या बच्ची आने वाली है, तो वो कार अपने आप घर में से निकलेगी बगैर ड्राइवर के, सिग्नल विग्नल क्रॉस करते हुए यहाँ पे गेट पर आकर खड़ी हो जाएगी, और आपके बेटे की या बेटी की जो तस्वीर है उसमें बायोमेट्रिक्स होते हैं, प्यूपिल और फिंगरप्रिंट्स के और बॉडी सैंपल्स। तो ये रिकॉग्नाइज करेगी कि आपका बच्चा या बच्ची दरवाजे के पास आ गई है, तब दरवाजा खुलेगा। कोई भी उसका दरवाजा नहीं खोल सकता जब तक वो बच्चा नहीं पहुंचे वहां। अब वो जब वहां पे पहुंचे और उसमें गाड़ी में बैठे तो दरवाजा बंद होगा और गाड़ी घूमकर वापस अपने घर पहुंचेगी। कौन लेके आएगा? गाड़ी अपने आप आएगी। किसने सिखाया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हुआ था उसमें? मशीन लर्निंग का टेक्निक है। मशीन अपने आप सीखती है कि क्या करना। कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक रेफ्रिजरेटर लॉन्च हुआ है, फ्रिज। उस फ्रिज में आप प्रोग्राम करेंगे कि भाई मेरे फ्रिज में 12 अंडे होने चाहिए, 2 चिकन पैक होने चाहिए, 2 लीटर दूध के डब्बे होने चाहिए, फलानी कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। आप जैसे ही उसमें से कोई चीज इस्तेमाल कर लेते हैं तो फ्रिज डायरेक्टली सुपरमार्केट को फोन लगाता है अपने आप कि भाई 6 अंडे खत्म हो गए, 6 अंडे भेज दो। सुपरमार्केट के लोग आके फ्रिज में अंडे रख के जाएंगे और उतना पैसा आपके बैंक के अकाउंट से माइनस हो जाएगा। फोकट थोड़ी आएगा। मैंने पहले सुन लिया, आपने आखिरी बात तो करेंगे। मैं तो बहुत ही अच्छी थी यार, पूरा सुपरमार्केट पहुंचा घर के। ऐसा नहीं, पैसा तो पड़ेगा ना। तो ठीक उस तरह का माहौल हो चुका है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे बच्चों का मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये उनकी नाल है। इसे अगर आप काट दोगे तो ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ इतना है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये आपकी टेक्निक आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
इसके अलावा आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में आपका क्लासरूम ऐसा बनेगा जहां पे तस्वीरें नहीं होगी, होलोग्राफिक इमेजेस होगी। और जैसे अभी आपने देखा था, जो हमारे वो जो एक्टर थे वो हवा में से किसी चीज को पकड़ रहे थे और हवा में उस चीज को इमलाज करके खेल रहे थे। हमारे बच्चों की किताबें, हमारे बच्चों का सारा जो ज्ञान है वो इस तरीके से होलोग्राफिक इमेजेस में आएगा, 3 डायमेंशनल होगा ऐसा। इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत जल्दी हमें ये सब चीज देखने को मिलेगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा बढ़ाइए, तो मैंने आपको जो बोला था कि जनरेशन है, तो जनरेशन में ये वो बच्चे जहां पर आप हैं अभी 8वीं 9वीं 10वीं तक के आपके जो बच्चे हैं, ये हमारे अल्फा जनरेशन के बच्चे हैं। और ये जो डायपर में दिखाई दे रहे हैं ये आपके बीटा जनरेशन के बच्चे हैं। वहां से यहां तक मैंने इसलिए रखा है कि हमारे कुछ पेरेंट इस कैटेगरी में आ रहे हैं और कुछ पेरेंट इस कैटेगरी में आ रहे हैं। एक पीढ़ी को बीच में छोड़ेंगे आप तो उसकी पहली वाली पीढ़ी वो उस आने वाली पीढ़ी के वालिद या वालिदैन हो सकते हैं। जैसे अल्फा जनरेशन है तो इसके वालिद या वालिदैन ये जनरेशन वाई से आ रहे हैं। हो सकता है कि किसी पेरेंट को लेट बच्चा हुआ है तो वो ये एक्स जनरेशन के भी पेरेंट हो सकते हैं। अब एक्स जनरेशन तक कंप्यूटर पहुंच चुका था, उसके पहले कंप्यूटर को कोई जानता नहीं था, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड यूज था। लेकिन ये जो जनरेशन है ये कंप्यूटर के साथ में बढ़ी हुई है और ये जनरेशन एक साल में 5 या 6 स्क्रीन के साथ में काम करने वाले लोग। तो ये बच्चे जब कंप्यूटर सीख रहे हैं तो इनको खून में मिला है अपने माँ बाप से, बात समझ रहे हैं? और इसी तरीके से आप समझिए कि ये जो जनरेशन है वो इस जनरेशन के माँ बाप में नहीं, एक जनरेशन छोड़कर। इसलिए इनपुट जो है जो उन्हें मिल रहा है वो खुद अपने आप में काबिल तारीफ है, तो उसका आउटपुट जो बच्चे हैं वो बाकायदा काबिल तारीफ रहेंगे और हमसे 2 कदम आगे रहेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसका हमसे क्या संबंध? तो मैं बताऊं कि जो टीचर्स हमारे यहाँ पे भी बैठे हैं या हर माँ बाप अपने आप को माँ बाप ना कहें, घर में टीचर समझे, क्योंकि आप टीच करोगे, आप समझाओगे, आप रास्ता दिखाओगे तो ही बच्चे बढ़ेंगे, तो आपको टीचर समझना है। और जो टीचर है वो घर में माँ बाप ही है, तो हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। तो आप ये समझिए कि अगर मैं इस पीढ़ी से आ रहा हूं या मैं इस पीढ़ी से आ रहा हूं जहां मैंने कंप्यूटर्स को नहीं समझा, जहां मैंने कंटेंट को उस लेवल से नहीं समझा, तो क्या मैं इन 2 पीढ़ियों को समझा पाऊंगा? थोड़ा गहन सवाल है, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं जो बोल रहा हूं। कि अगर मैं वो पहली 2 पीढ़ियों से आ रहा हूं और मैं इन्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो शायद मेरा तालीम देने का जो तरीका है या जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कंफ्यूज ना करें भाषा के साथ, जैसा उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये ना समझें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आप उसे कैसे समझाएं। और आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हर चीज को समझाने के लिए आपको दूसरे किसी एग्जाम्पल पे जाना चाहिए, और वो एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि वो उसी सब्जेक्ट से आए, वो किसी भी सब्जेक्ट से आ सकता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर की कभी न्यूज हो सकती है जो आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए काम आ सकती है, जो आपको लैंग्वेज पढ़ाने के काम आ सकती है, जो आपको साइंस पढ़ाने के काम आ सकती है। आपको पता है कि स्पेसएक्स नाम की जो कंपनी है उसे अभी जो नया लॉन्च जो स्पेसशिप वो लोग लॉन्च कर रहे हैं उसकी पायलटिंग करने का दारोमदार, उसको आसमान में पहुंचाने का दारोमदार एक भारतीय इंसान को मिला जिसका नाम है शुभांशु। सोचिए हम कहां पहुंचे। तो क्या हम अपने बच्चों के साथ इसे शेयर ना करें? हमारे देश की भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, जैसे चांद पर इंसान पहुंचा तो हर बार चांद पर इंसान नॉर्थ पोल पे पहुंचा। इंडिया इज द ओनली कंट्री which could land
a spaceship on the south pole of the moon. हमारे लिए अचीवमेंट है। और मैं आपको बताऊं कि ये हमारे दिमाग का हिस्सा है, ये कहीं से बाहर से आई हुई टेक्नोलॉजी है। आप लोगों ने अगर ब्लैक होल के बारे में सुना है तो ब्लैक होल की जो इमेज है, जो फोटो तस्वीर आई थी पेपर में आज से करीब 8 महीने 9 महीने पहले, आपको पता है किसी भी टेलीस्कोप ने या कैमरा ने उसको क्लिक नहीं किया। ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। मैंने सारा डाटा इस्तेमाल करके उसका एक इमेज बनाया है। और आपको पता है कि इमेज किसने बनाई? ये इमेज एक इंडियन स्टूडेंट ने बनाई है। एक लड़की है जिसका नाम मिस अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल। इस बच्ची ने ये बनाई है। वो उसकी अभी तक पीएचडी भी पूरी नहीं हुई, वो 2026 में पीएचडी पूरी करेगी, लेकिन वो इमेज बना पाई कंप्यूटर डाटा का इस्तेमाल करके। और ये तो भला हो उस यूनिवर्सिटी का जिन्होंने कहा कि नहीं भाई उस बच्ची ने बनाई है, हमारे लोगों ने नहीं बनाई। ये बहुत बड़ी चीज है। और इसी वजह से हमारे बच्चों को कम ना देखें। मैं तो मिडियम क्लास फैमिली से हूं, मैं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं लोअर क्लास में हूं, मैं स्लम्स में रह रहा हूं, जरूरी नहीं है। देखिए जितने भी दिमागदार लोग पैदा हुए हैं वो सारे के सारे गरीब थे, छोटे से कुंबे में, छोटे से गांव में पैदा हुए हैं। क्योंकि आप कहां पैदा हुए इसमें कोई चीज ताल्लुकात नहीं रखती। आपका दिमाग क्या कहता है, आप काम किस तरह से करते हैं, किसी चीज को समझते कैसे हैं, इस चीज के ऊपर दारोमदार होता है। तो भूखा पेट इंसान भी इन्वेंशन कर सकता है, दर बदर भटकने वाला इंसान भी इन्वेंशन कर सकता है। जैसे अगर आपने थॉमस एडिसन के बारे में सुना होगा, जिन्होंने लाइट का बल्ब बनाया था। He was thrown out of the house, उसे घर से हटाल दिया गया था क्योंकि तू उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट कर रहा है और घर में नुकसान कर रहा है। तब वो रेलवे यार्ड में उन दिनों में जो ट्रेनें हुआ करती थी वो छोटी छोटी लकड़ी की पट्टियों से बनती थी। और ये पट्टियां कैसी थी? क्योंकि उन दिनों में घोड़ा गाड़ी जो हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी लकड़ी की छोटी छोटी पट्टियों से बनाई जाती थी। और वही एक रीजन है कि रेलवे के लोग आज भी मालगाड़ी के डब्बे को वैगन कहते हैं। वैगन ये शब्द एक्चुअली घोड़ा गाड़ी के से संबंधित है। और यही एक रीजन है कि घोड़ा गाड़ी की चौड़ाई और आपके ट्रेन के डब्बे की चौड़ाई और आपके स्पेसशिप की चौड़ाई सब एक समान है। क्योंकि स्पेसशिप जो होती है वो भी ट्रेन में से चल के आती है। उतने ही आपके ब्रिजेस बनाए जाते हैं, उतने ही चौड़े होते हैं, उतने ऊंचे होते हैं। हर चीज कनेक्ट होती है। क्या बात याद रखो, अगर आप सीखोगे, अगर आप पढ़ोगे तो आप अपने बच्चों को बताओगे। और जब आप बच्चों से कोई नई नई बातें बताओगे तो वो बच्चे किताबों की तरफ पीछे आएंगे, वो पढ़ाई की तरफ आएंगे। आप उसे छड़ी लेके बैठ जाओगे या कुछ माँ बाप चप्पल लेके बैठ जाते हैं कि पढ़ता है या मैं दूसरे लोगों, चप्पल काम नहीं आती, छड़ी काम नहीं आती। आप क्या कर रहे हैं ये ज्यादा काम आता है। मैं तो जनरली पेरेंट्स से ये कहता हूं कि एक वक्त बनाइए और उस वक्त में घर में पढ़ाई का माहौल बनाइए। सारे टीवी पान, सारे मोबाइल पान। फिर आप बोलेंगे यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूंगा। कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कोई भी किताब हाथ में ले लीजिए। बच्चे को बोलिए तुम तुम्हारी पढ़ो, मैं मेरी पढ़ रहा हूं। रास्ता दिखाना, यू हैव टू लीड। आप जब तक लीड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल लोगों को जनरली देता हूं, आज आपके सामने रखना चाहूंगा। सर मेरी तरफ मुकदम में एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल हु कंट्रोल द एनिमल्स। जानवरों को पालने वाले दो तरह के इंसान होते हैं। एक हमारे गांव में, खेड़ों में आपको दिखाई देते हैं जो भैंसे चराने वाले निकलते हैं। आपने देखा है इनको अपने शहर में या बाहर जाते हुए हाईवेज पर आपने देखा होगा, भैंसे चराते हैं। हाँ या ना, सब तो मिला सकते, ठीक है। कैसा मुझे पता चले कि फिर मुर्गे के अंदर भी आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। देखिए
जब आप हाईवे पे चलते हैं तो आपको इस तरह के लोग दिखते हैं जो भैंसों को चला रहे हैं, और आपकी गाड़ी जाके वहां पर रुक जाती है, आप हॉर्न बजाते हैं और वो बंदा कहीं तो भी दूर खड़ा है, नीचे नहीं आता वो, और जब आप उसे बहुत गाली गलौज करोगे तो वो आएगा और वो भैंस की पूंछ को पलटाएगा, ऐसा पकड़ के मरोड़ेगा या उसे पीटेगा, पत्थर मारेगा, तब वो भैंस नीचे उतरती है और फिर आप आगे बढ़ते हैं। एक ये इंसान जो जानवरों को कंट्रोल कर रहा है, और एक दूसरा इंसान, आप अगर और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको भेड़ों को चराने वाले लोग दिखाई देंगे। अब भेड़ों की संख्या में और भैंसों की संख्या में जमीन आसमान का फर्क होता है। 6 से 8 भैंसें होती है लेकिन वो रास्ता नहीं छोड़ती, और आपने देखा कि 100 से 1000 भेड़ें होती है, और जब आप पीछे चलेंगे तो वो जो आगे चल रहा है भेड़ों को पालने वाला, वो रास्ते से नीचे उतर जाता है, और वो जैसे ही नीचे उतरे सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे नीचे उतर जाती है। आपकी गाड़ी चली गई, उसे किसी को पत्थर मारने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को लकड़ी मारने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की पूंछ पर ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि आपने उसे देखा होगा कि वो एक भेड़ को अपने गोद में, किसी को कंधे पर रख के चलता है। तो ये दो जो जानवर पालने वाले हैं या जानवरों को एक दिशा देने वाले लोग हैं, इनमें से आप अपने आप को कहां देखते हैं? भैंसों को पालने वाले लोगों की जैसा जो छड़ी लेके लगे हुए, या भेड़ों को पालने वालों इंसान की जैसा जो सबसे आगे चल रहा है और उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें चल रही? डिसीजन इज माइंड, मेरा डिसीजन कि मैं मेरे घर में ये जो भेड़ें दी हैं मेरे खुदा ने, उनको कैसे पालूं। मैं उनको पीट रहा हूं, मैं उन पर ताकत लगा रहा हूं, या मैं उनको उस तरीके से चला रहा हूं जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से मामला चलता है। क्योंकि देखिए, मार, गाली गलौज और ताकत उस वक्त तक काम करती है जब तक उस बच्चे की सहन करने की ताकत नहीं रहती। जिस दिन उस बच्चे की सहन करने की ताकत बढ़ जाए, जिस दिन आपकी छड़ी की मार वो सहन कर सके, उस दिन वो हाथ उठाना शुरू करे और फिर मामला वापस नहीं आता। और बहुत मेजॉरिटी में यही मसला हो रहा है। हमको लीड करना चाहिए जो हम नहीं करते। यू हैव टू लीड। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा गाली गलौज ना करे तो आप ना करें। अगर मेरा बच्चा किसी औरत की इज्जत रखे तो मैं किसी औरत की या लड़की की इज्जत रखूं। मैं अदब से पेश आऊं तो वो अदब से पेश आएगा। मैं बड़ों की सेवा करूं तो वो सेवा करेगा। मैं घर आके सिगरेट ना पीऊं तो मेरा बच्चा कभी नहीं पिएगा। मैं अगर तंबाकू और गुटखा घर में ना इस्तेमाल करूं तो वो नहीं करेगा। मैं जहां बैठा हूं, मैं गुटखा खा रहा हूं, बाजू में थूक रहा हूं तो वो भी वही करेगा जो मैं कर रहा हूं। दोष हम उनको देते हैं, अपने आप को कभी नहीं देते। माहौल यहां शुरू होता है भाई। अगर हम यहां से लीड करेंगे तब जाके मामला बनेगा। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को बोलते हैं कि यार हमारे बच्चों को समझ ही नहीं आती, हम कितनी मेहनत करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, गाड़ी खींचता हूँ, या मैं थैले उठाता हूँ, या और कोई काम कर रहा हूँ, मेरे बेटे को अक्ल कब आएगी? मुझे बताओ, आप में से कितने ऐसे वालिद या वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चे को बाजू में बिठाकर ये समझाने की कोशिश की कि बेटे इस महीने मैं 20,000 कमाने वाला हूं, लेकिन मेरे को 26,000 रुपए देने हैं लोग, मैं कैसे दूंगा? कभी अगर बच्चा हमसे पूछे भी तो हम ये बोलते हैं तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम निकलो, हम देख लेंगे इसको क्या करना। जब आप उसे सिखा ही नहीं रहे हो तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो समझे? पहले से समझाओ तो सही यार। आप बाजार जाते हो, उसने अपनी बेटी को, अपने बेटे को कभी टमाटर खरीदने नहीं ले गए, कभी आपने उसे प्याज कैसे खरीदा जाता है, अच्छा प्याज कैसे होता है और खराब वाला कैसे होता है, आलू कौन से खरीदे जाते हैं, किस तरह का आलू अच्छा होता है, कौन सा मीठा लगता है, कौन सा जल्दी गलता नहीं है, ये जब तक आप नहीं सिखाओगे वो बच्चा कैसे सीखेगा? क्या आप ये समझते हैं कि उसके उस्ताद लोग उन्हें बाजार ले जाएं, या आप ये समझते हैं कि पड़ोसी ले जाएं? फिर जब आप उसको पहली बार कभी भेजोगे
क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप नहीं जा सकते, तो वो सड़ी गली चीजें ले आता है और फिर आप उससे गाली गलौज करना शुरू करते हो कि तुझे इतना भी नहीं आता, समझ में नहीं आता, खाना नहीं खाता है क्या? अरे भाई वो खाना तो खाता है, समझ में भी आता है, लेकिन आपने उसे सिखाया ही नहीं। सिखाओगे नहीं तो बच्चा सीखेगा कैसे? ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपने आप को उसमें शामिल करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि हमको अपनी वो जो अहम है हमारा, उसको साइड में रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं और एक चीज को आगे। आप हिल-डुल रहे हैं, शायद आप लोग के जाने का वक्त हो रहा है, सही है ना? कितने बजे का सर है? मुझे 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में मैं जो खत्म कर पाऊंगा, नहीं तो अगली बार तक सारा, ठीक है? लेकिन हिले डुले नहीं है। तो मुझे याद है कि भाई कोई भी किसी तरह का अगर सिग्नल देना चाहता है तो जनरली हाथ पैर या शरीर को हिलाता है, सही ना? और जैसे हम लोग ऑटो चला रहे हैं तो कई बार, अभी तो वो ब्लिंकर्स आ गए हैं, लेफ्ट राइट के सिग्नल दे देते हैं। एक वक्त हुआ करता था कि हम हाथ दिखाते थे, भाई मुझे इस तरफ चलना है ना, चाहे वो कार में से हो, चाहे ऑटो में से हो, चाहे 2 व्हीलर से हो। मुझे याद है मैं एक बार हरियाणा गया था, इसी तरह की ट्रेनिंग थी, और जो ऑटो वाला था वो पीछे से आने वाली एक कार वाले के साथ में भिड़ गया। कार वाला कह रहा था, यार तुझे इस तरफ में पलटना है तो मुझे हाथ क्यों नहीं दिखाया? तो वो पता है क्यों नहीं दिखाया भाई? बोले किधर दिखाया? तो बोले ये पैर नहीं दिखा था क्या तुझे? तो भाई हमने पैर दिखा दिया, तुमको देखना चाहिए, तुमने नहीं देखा, हमारा क्या तो आप ये सिग्नल मुझे मत दीजिए भाई आज की तारीख में, कम से कम आने वाले 5 मिनटों के लिए सिर्फ। नहीं तो बोलेंगे सर हमने पैर भी तो दिखाया था यार, एक बार हाथ दिखाया, 2 बार पैर दिखाया, फिर भी आप रुकते ही नहीं है। चलिए थोड़ा सा माहौल सीरियस है, इसलिए समझना जरूरी है। ये जो बच्चे हैं इन चीजों को, एक अगली स्लाइड पे चलें मैडम, अगली स्लाइड दिखाइए। इसमें मैं खास उन चीजों को दिखाना चाहता हूं, नहीं इसके पहले आगे है देखिए, हाँ नहीं आगे आइए, नेक्स्ट, और एक बार नहीं, इसमें वो सेव नहीं हो पाया वो स्लाइड, पीछे जाइएगा, पीछे जाइए। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे इन 8 से 9 कैरेक्टर्स को लेके पैदा हुए और ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे जनरेशन Y, जनरेशन Z एंड अल्फा जनरेशन, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाई देते हैं, माँ बाप से मुख्तलिफ, बिल्कुल अलग। कई बार हम इस बात पे लड़ जाते हैं, बच्चों से लड़ लेते हैं कि यार ये मैंने मेरी जिंदगी में नहीं किया, तो कहां से सीख के आ गए? मैं आपको बताऊं कि इनको कुदरती तौर पे ये सारा मिल रहा है। तो आप क्या करते हैं, आपने क्या सिखाया या आप क्या सिखाना चाहते हैं? इसके अलावा जैसे मैंने आपको आचार की भरनी के बारे में बताया था, उसी तरीके से उस बच्चे को समझने की कोशिश करें, उसके कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करें, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। यही एक्चुअली पेरेंटिंग है। जब हम उसे समझेंगे तब जाके उसे आप दे पाएंगे। जो बुद्धिमान बच्चा होता है, हमारे स्कूलों में हमने देखा है कि जो 80% 90% वाले बच्चे होते हैं, तो उसको बेसिक फंक्शंस नहीं सिखाए जाते, क्योंकि उसे बेसिक आता है, उसे एडवांस सिखाया जाता है। तो क्या मैं उन बच्चों को भी एडवांस सिखा दूं जो 20 और 25 मार्क ला रहे हैं 100 में से? गलत हो जाएगा। तो जिसे बेसिक नहीं आता मुझे उसे बेसिक सिखाना चाहिए, जिसे आता है उसे मैं एडवांस सिखाऊं। तो हमारे बच्चों को क्या आता है, उनकी सोच कैसी है, इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझेंगे तो आप समझिए कि इन बच्चों के पास में ये 9 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर कि वो डिजिटल नेटिव्स हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इसके बहुत बड़े नुमाइंदे, इनको रखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा। दूसरा, ये हमारे सिर्फ घर या हमारे मोहल्ले तक सीमित नहीं है, ये अपनी कौम तक फैले हुए हैं।
कौन से अपने स्टेट तक, स्टेट से नेशन तक और नेशन से इंटरनेशनल लेवल तक। और इसी वजह से आपने देखा कि जब इजराइल और गाजा का युद्ध हो रहा था तो कुछ लोग इजराइल की तरफ और कुछ लोग गाजा की तरफ खड़े हुए थे। और आपने देखा कि जो यंग जनरेशन है वो बेखौफ सरकारों के खिलाफ अपने ओपिनियंस को रखने को तैयार है कि हम ये सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं हमसे मिले। ये कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये एक दूसरे के लिए खड़े होने वाले लोग हैं। आप उसे बोलेंगे कि भाई वो उनके घर का मसला है, उसे किसी ने बोल दिया या उसने किसी ने उसे छेड़ दिया तो तुम क्यों बीच में पढ़ रहे हो। वो कहेगा नहीं, मेरे सामने छिड़ा इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैंने देखा है। ये वो पीढ़ी है, आप समझिए, उसको समझना पड़ेगा। और जब तक हम अपने बच्चों को नहीं समझ पाएंगे ना तो हम अच्छे टीचर बन पाएंगे और ना ही हम अच्छे वालिद बन पाएंगे, ना तो हम यहाँ का काम पूरा कर पाएंगे और ना ही हमारे खुदा ने जो हमें काम दिया है वो पूरा कर पाएंगे। इसे समझते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को बढ़ाने के लिए अगली बार में से एक बार मौका मिले, थोड़ा सा मुख्तलिफ समय मिले, ताकि हम लोग दिल से गुफ्तगू कर सकें कि क्या है और क्या नहीं है। मैं आप लोगों से सवाल जानना चाहूंगा ताकि मैं उनके जवाब दे सकूं। और मैं आपको बताऊं कि ये चीजें मैं इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि इसने बहुत गहराई से पढ़ाई की। सोचिए, क्या हमारी ये जरूरतें हैं? और अगर ये जरूरतें हैं तो आप अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं, आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इनसे मिलिए, उन्हें कहिए कि ये सेशन फिर एक बार अरेंज कीजिए, हम इसको यहाँ से आगे बढ़ें। ठीक है, मुझे पता है आप जुम्मे का दिन है, आप लोग नमाज के लिए जाना है, मैं बीच में नहीं आना चाहूँगा, राइट। तो मैं यहाँ रुकूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया। हम इस काम को मुकाम तक नहीं पहुंचा पाई, हमारी कमजोरी है, हमारी शॉर्टकमिंग्स रही है, बट इंशाअल्लाह फिर एक बार मिलूंगा। शुक्रिया। मैं एक मिनट, हमारे टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, क्योंकि देखिए इस सेशन का असल मकसद कम्युनिकेशन और कुछ मसाइल को जानना और हल करना है। मैंने पहले ही अपनी बात की थी, उसमें बताया भी था कि हम यह मसाइल पर शोर करने के लिए नहीं बल्कि उनके हल पर काम करने के लिए जमा हुए। हमारा असल जो पॉइंट है वो हमारे बच्चों की तरबियत है। जो मुश्किलात हम महसूस करते हैं वो है किसी के जहन में, कोई एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, किसी के जहन में एक सवाल कोई भी अगर इस वक्त है तो हम और 5 मिनट लेकर डॉक्टर साहब के हम उसको कोई एक सजेशन हमारा उनका हमारे लिए काम का हो सकता है जो हमारे बच्चों के लिए फायदे का बात बन सकता है। प्लीज आप उसको पूछें क्योंकि हम हमारे बच्चों की तरबियत के लिए यहाँ पर जमा हैं। आप देख रहे हैं वक्त हो सकता है कि कोई कम आ रहा है या कोई एक दिन ऐसा है कि जहाँ पे हम बहुत बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो बिला तकल्लुफ, बिला झिझक पूछें, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। तो चाहूँगा टीचर पेरेंट्स की तरफ से कोई सवाल है? सर आप ये पूछना चाहते हैं कि जो पबजी के बच्चे खेलते हैं ये चलना चाहिए या रोक देना चाहिए? मेरी आवाज आ रही है माता? देखिए, हमारी जो बहन है उन्होंने जो एक सवाल पूछा कि भाई पबजी, इन्होंने स्पेसिफिक एक चीज के लिए पूछा है तो मैं उसका जवाब उसी तरीके से दूंगा। हालांकि सोशल मीडिया पूरा बुरा भी नहीं है और पूरा का पूरा अच्छा भी नहीं है, हम उसको किसी भी एक कैटेगरी में नहीं ला पाएंगे। पबजी ये जो मसला है ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि इसमें जो चैलेंजेस बच्चों के सामने रखे जाते हैं वो बच्चों को उकसाते हैं और जो टीनेजर्स होते हैं, जनरली टीनेजर्स बच्चे इस उकसाहट में आ जाते हैं क्योंकि उनके शरीर में एड्रेनलिन नाम का जो एक हार्मोन है
बहुत तेजी से फैलता है और बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है। ये एड्रेनलिन ठीक उसी तरीके से है जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल होता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपकी गाड़ी में का पेट्रोल निकाल दें और हवाई जहाज का जो पेट्रोल है वो उसमें डाल दें। मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। तो आपकी गाड़ी में का अगर आप पेट्रोल निकाल दें और हवाई जहाज उड़ाने का जो पेट्रोल है वो उसमें डाल दें, जिसे एविएशन फ्यूल कहा जाता है, तो आपको पता है कि इतनी एनर्जी क्रिएट होती है कार में कि वो ब्रेक लगाने पे भी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। आप इसे छोटे मायने पे अगर समझना चाहें तो आपका जो घर में पंप वाला स्टोव है या गैस पत्ती है, उसमें से आप केरोसिन हटा दीजिए और उसमें पेट्रोल डाल दीजिए, फिर देखो कैसा भटका बनेगा। तो ये ठीक उस तरह का मसला है। तो एड्रेनलिन उतना ज्यादा उकसाता है ये हम बच्चों को। दूसरी बात, ये जो 12-13 साल से बच्चे जो जवान होना शुरू होते हैं, इनके शरीर में सेक्सुअल हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और इसके साथ में इनके दिमाग में मैं या हम इस तरह की चीज बनती है। तुझे पता है मैं कौन? और इसी वजह से आपने देखा 12-13-14 साल के बच्चे इतने एग्रेसिवली लड़ते हैं कि एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने कल ही न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, हमारे महाराष्ट्र में दौन नाम का एक गांव है पूना के आगे, वहां पे 7 साल के एक बच्चे ने 7वीं कक्षा के एक बच्चे ने 9वीं कक्षा के एक बच्चे को सुपारी दी 100 रुपए की कि भाई मेरे क्लास में जो ये लड़की है इसका मर्डर करो। अब आप समझिए कितनी बात फैल रही है। अब ये फ्यूल आ कहां से रहा है, ये ईंधन आ कहां से रहा है? ये ईंधन है इस तरह के गेम्स में से, क्योंकि आप उसको मैस्कुलिनिटी में बनवाते हैं। मर्द होगा तो करके दिखाओ। और हम देखते हैं कि आजकल लोकल ट्रेन जब चलती है तो चलती ट्रेन में से प्लेटफॉर्म पे उतरो, ट्रेन पकड़ के भागो भागो, फिर पकड़ो, चढ़ जाओ। या तो ब्रिज आ रहा है तो ब्रिज के ऊपर पैर रखो। ये डेयर कहते हैं। डेयर का मतलब अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ और उसकी वीडियो बनाओ, हमें भेजिए। कुछ नहीं हासिल होना है। इन बच्चों के हाथ पैर टूट जाते हैं, जान चली जाती है। तो हम पेरेंट्स के तौर पे इसे रोकें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लाजमी है। क्योंकि पबजी आपने ये नाम कहा, इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स हैं। तो जहां पर आप कार रास्ते पे चलाने के लिए नहीं चलाते, आप इलेक्ट्रिक के पोल को गिराने के लिए कार चलाते हैं, लोगों को रौंदने के लिए कार चलाते हैं उस गेम में। तो ये तो बच्चे का जहन बनेगा ही बनेगा, हमें से रोकना। ठीक है, इसका जवाब हम फिर से एक बार देंगे जब हम समझेगा। तो हमने ऑब्जर्व की है स्कूल के तौर पर या पेरेंट्स के तौर पर, ये टीचर्स की हैसियत से कि एग्रेसिव जो रवैया है बच्चों का या बच्चों में एक्सट्रीमिज्म है, यानी उनके अंदर तशद्दुद पसंदी तो बहुत बढ़ती है। एज ए हेडमास्टर मैंने जो सबसे ज्यादा इन चीजों को पिछले 2 वर्षों में, यानी खुसूसन कोविड के बाद में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों के अंदर जरा सी बात पर, जैसे आप एक बात समझ लीजिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं मेरी बात को, मैंने ये प्रॉब्लम उनसे डिस्कस किया मेरे ऑफिस में पहले। मैं बहुत पूरे एहसास के साथ में उसको बोल रहा हूँ, हम कोई सख्त तरीका अपनाना नहीं चाहते। मैं बहुत लॉजिकल थिंकिंग रखता हूँ एजुकेशन के प्रोसेस के बारे में, और अगर मैं बहुत ज्यादा पिटाई की या सजा की, जैसे पेरेंट्स रेफर करते हैं हम पीछे पर उसको सजा दो, हम वो नहीं चाहते। यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मैं जानता हूँ। आप एक बात बताएं कि बच्चे जरा सी मामला, मेरे शहर में है हमारे स्कूल में, तो एक बात समझ लें तो बच्चे इतने मामूली वाकई में एक दूसरे के लिए, जो सर ने अभी जैसे बताया वो बाहर की बात या स्कूल की भी है, लेकिन यहाँ पर वो रोजाना के वाकयात बनते जा रहे हैं। बहैसियत पेरेंट क्या आपका उससे रोल होना चाहिए? सर ने बताया कि भाई हम ट्रेन करें, लेकिन इस मसले पर भी सर 2 जुमले जरूर बोले, भाई हम कैसे इसको हल करें? क्योंकि रोज ऐसा मुझको, मैंने अभी बताया मैं ऐसे हेडमास्टर काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझको लगता कि मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूँ एक पुलिस स्टेशन का और सारे सिपाही नहीं मिल रहा, कांस्टेबल है और लाते रहते हैं ये लोग। ये है
करवाए ना, मैं ना वो सीनियर इंस्पेक्टर बन के उनके अरे अमलदार बन के बाजू में इधर वो सारे नोटिंग करना रहता है और ये प्रोसेस चल रहा है। तो थोड़ी देर में मैंने मुझको फिर याद करना पड़ता है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं तो टीचर है, मास्टर हूँ यार, ये तो अमलदार नहीं, ये तो टीचर। तो ये इस तरीके का माहौल बन रहा है, हमारा उसमें क्या कसूर है? हमने क्या मॉरलिटी पर ट्रेन नहीं किया है बच्चों को? हमने तो रोजाना उसकी तरबियत दी है, हम तो रोजाना असेंबली जो शुरू होती है सुबह वहां से ये काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इस पर 2 जुमले जरूर बोलते हैं। देखिए, आपके जो प्रिंसिपल साहब ने इस चीज को थोड़ा सा इलाबोरेट और करने की कोशिश की, उस चीज को मैं आपको बताऊं कि ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये ना तो तकरीर से बदलता है और ना ही किसी तरह की ताकत से बदलता है। आप इमेजिन कीजिए सर आइजैक न्यूटन का जो 3rd लॉ है कि आप जितनी ताकत लगाओगे उतनी ही ताकत से वो चीज वापस आपका जो पॉइंट। तो एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और तकरीर काम इसलिए नहीं करती क्योंकि तकरीर सुनने के लिए उनके कान और उनके जहन तैयार नहीं करते। हर बार हमने एक पेरेंट के तौर पे या एक टीचर के तौर पे सिर्फ लोगों को सरमन्स देने की कोशिश की है, तकरीर पढ़ने की कोशिश की। वैसा नहीं होता। मैंने जैसे अभी आपसे कहा था कि 2 जानवरों को पालने वाले लोगों का उदाहरण है। आप कैसे, अगर आप खुद एक ऐसी में घर में छोटी बड़ी चीज पे बेचूट गाली दे देते हैं या मारने के लिए हाथ उठा देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका बच्चा भी उतनी ही ताकत से आएगा, एक दिन आपके ऊपर भी आएगा। ये बहुत दूर की बात नहीं। तो हमें इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलग सोचना जरूरी है। उसके लिए साइकोलॉजिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही चीज है जिसे हम साइक कहते हैं। साइक का मतलब होता है इंसान के ख्यालात। तो जब तक हम उसके ख्यालात को खोलना नहीं जानेंगे, जब तक हम उसके ख्यालात में जो बैठाने पड़ी है उसे खोलना नहीं जानेंगे, जब तक हम उस तरह से वो सोचता क्यों है या सोचती क्यों है ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज को नहीं समझेंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो एक 10 मिनट और 15 मिनट का कार्यक्रम नहीं है। आपको मेरे साथ कम से कम 2 से 3 घंटा बैठना पड़ेगा सिर्फ इस चीज को समझने के लिए कि ये रोका कैसे जा सकता। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप मुझे 2 या 3 घंटे दें और मैं अगर आपको यहां से जाते हुए वो टेक्निक ना सिखा दूं तो मैं तकरीर पढ़ना बंद कर दूं। सच बताता हूं, क्योंकि ये बहुत आसान है। सिर्फ इतना है कि आपको हर स्टेप को समझना पड़ेगा, हर पायदान को समझना पड़ेगा, हर पायदान की बारीकियों को समझना पड़ेगा और हर वक्त में कौन सी चीज गलत हो सकती है ये भी समझना, ताकि आप सही तरीके से चलें, तब जाके ये मामला बनेगा। तो जैसे सर ने कहा कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों से बात करूं, मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा बात करने में नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बात जरूर बोलूंगा कि ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होने वाली चीज है। आप आगे मैं डॉक्टर सैम न्यूटन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे टीचर्स के लिए वक्त दिया, पेरेंट्स के लिए वक्त दिया। अगरचे ये सेशन थोड़ा इनकम्प्लीट मुझको भी लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब जितनी बातें लेकर आए थे कहने के लिए उसमें से बहुत कम कंप्लीट हो पाई। मैं आप सबसे, हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से, जो पेरेंट्स के टीचर्स, हमारी मजबूरी होती है। देखो, मैं बच्चों को पूरी तरीके से छुट्टी देने के बाद सिर्फ ये नहीं काम कर सकता हूँ, हमारे स्कूल भी चलाना है, उनको पढ़ाना है, उनकी जो जिम्मेदारियां टीचर भाग भाग के पूरी करते हैं, गवर्नमेंट के काम बीच में आते हैं वो भी पूरा करना है, और जो काम स्कूल की जानिब से अलग से दिए जाते हैं उनको वो भी उनको पूरे करने हैं। तो ये सारी चीजें साथ में लेकर चलना पड़ता है। और ये स्कूल के मास्टर के तौर पे मैं मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता कि ये सारी चीजें कैसे, यानी एक साथ करना कितना चैलेंज है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि जब हम दूसरे सेशन के लिए किसी मौके पर बुलाएं तो आप जरूर आइए। मैं आपका इंतजार इस सिलसिले में करूँ, क्योंकि ये देखें कि कोई कॉमन पेरेंट डे नहीं है, ये कोई कॉमन एक तकरीर का सेशन नहीं है, ये सीखने का सेशन है। और मेरे टीचर्स थे
मैं ये चाहूँगा कि बहुत सिंसियरली ऐसे जो है जो क्योंकि जो सीखना चाहता है मुस्तकबिल में कुछ चैलेंज अपने ऊपर लेना चाहता है और माशरे को बदलना चाहता है, जरूर ऐसे सेशन का हिस्सा बनना चाहेगा, सीखना चाहेगा। ट्रेनिंग मैंने पहले बात की थी कि जहन के दरीचे खोले बगैर, वो खिड़कियां खोले बगैर आप किसी को सिखाने के काबिल नहीं हो सकते। मैं आज अगर यहाँ पर कुछ बोलने के काबिल हूँ तो मैंने उतना सीखने के लिए माजी में भी वक्त दिया और आज भी देता हूँ। तो जब मैं कुछ कर पाता हूँ, डॉक्टर साहब से ज्यादा बेहतर मिसाल किसी की नहीं हो सकती। वरना लोग MA करने के बाद या BEd करने के बाद मेरा खामोश बैठ गया है ना। यहाँ पे कितने टीचर्स हैं सर अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है। दूसरा ये कि ये जो प्राइमरी सेशन है, एक सेशन 4 तारीख को बच्चों के साथ में होने वाला है और वो बच्चों के लिए हमने इसका उस वक्त तरीका बदल जाएगा या पूरा मैटर बदल जाएगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एडोलसेंट्स होंगे। एडोलसेंट्स यानी उन्होंने शबाब में जो बच्चे दाखिल हो चुके हैं यानी जिनकी उम्र जो है वो जवानी की उम्र में आए, तो वो बच्चे वहाँ पर होने वाले हैं। खास तौर से वही मिजाज को ध्यान में रखकर हमने वो सेशन तैयार किया है। बच्चे 10वीं के वक्त में यहाँ से यूं ही ना चले जाए, एक पैगाम लेकर जाए। उसमें भी हम कुछ पेरेंट्स को जरूर जगह दें। आपकी दिलचस्पी है तो आप 1.5 घंटे के या 2 घंटे के उस सेशन में जरूर आइए कि 4 तारीख को होने वाला, क्योंकि वहां पर आपको लगेगा कि आपके बच्चे से वो किस अंदाज में बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ना करता ये चेयरमैन यहाँ बैठे नहीं करूँ, मैं ये सब कुछ नहीं करूँ। मैंने शुरू किया इसको 15 साल पहले, सबको मालूम है और वो जब से चल रहा है बराबर। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे मैसेज के साथ में जाए, अरे एक कुछ पोटली बांध के जाए वो अपने साथ में कि भाई ये है उनके पास, ला निकाल ये वाली ले ले, आज ये काम की है क्योंकि वो खाना लोग सिखाया है। खाने की चीजें तो बहुत कुछ देते हैं ना, तो उसके दहन की गिजा के लिए कुछ तो दें। बस ये इसका पैगाम और इससे हटकर कोई उसका मकसद नहीं है। मेरा आपसे यही कहना है कि अगर हम उस दिन बुला रहे या किसकी खुसूसी दिलचस्पी है तो आप मोस्ट वेलकम, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। ऐसा ना सोचे कि मुझको बुलाया नहीं गया तो मैं नहीं आऊँ। आपको बता दिया मैंने 8:30 से 9:15 के दरमियान वो सेशन की उस दिन शुरू होगा क्योंकि हमको 12 बजे किसी सूरत में खत्म करना होगा, तो इसलिए आप जरूर आए 8:30 बजे आके यहाँ पर नीचे। उस दिन हमको स्कूल शॉर्ट करना ही है लाभ आपको और बच्चे सब भेज दिए जाएंगे जितने बच्चे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा, क्योंकि 100% रिजल्ट नहीं मिलते हर जगह पर और उसको मुझको समझ के चलना पड़ता है, टीचर को भी समझ के चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने कुछ अच्छे बच्चों को उस दिन, लेकिन 8वीं 9वीं के अलावा 9वीं और 10वीं के पूरे स्टूडेंट्स उसमें रहने वाले हैं, लेकिन 8वीं के या 7वीं के 5वीं इवन 6वीं के भी कुछ बच्चों को मैं उसमें रखने वाला हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आगे कुछ वो कर सकते हैं। तो प्लीज उसमें जरूर हाजिर हो जाइए। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पर है। आज सर का हमने कोई फेलिसिटेशन नहीं किया। इंशाअल्लाह 4 तारीख को ये जो बड़ा प्रोग्राम होने वाला है उसमें सब कुछ होगा क्योंकि सर हमारे मेहमान हैं और आपने ये भी वक्त दिया। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम बच्चों के तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें आपका कॉपरेशन मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह यूं ही मिलता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, सिर्फ पैसे कमाने की ताकत में नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि इंसान कितना भी पैसा कमा ले तो उसको 2 रोटी से ज़्यादा खाने की कोई ताकत नहीं देती, उससे ज़्यादा पचा नहीं पाता। कितना भी पैसा कमा ले तो उसे जो 6 गज का कपड़ा लगना है वो उतना ही लगना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई बड़ा इंसान अगर वो गुजर गया या वो उसका इंतकाल हो गया तो आप उसको 5 में लपेटे जा रहे हैं।